हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास की सामाजिक की बुक का पार्ट 5 करेंगे। थार भारत का मरुस्थल। बच्चों, भारत में कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है, जैसे उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग में। इसे थार मरुस्थल कहते हैं, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो। यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पूरे साल 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और कभी कभी तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती। वर्षा कम होने के कारण यहाँ दूर दूर तक केवल रेत के बड़े बड़े टीले ही दिखाई देते हैं। पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति नहीं होती या बहुत कम होती है, इसीलिए यह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है, जिसे हम रेगिस्तान भी कहते हैं। बच्चों, अब एक प्रश्न उठता है कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा व वनस्पति दोनों ही बहुत कम होती है। कुछ मरुस्थल गर्म एवं रेतीले होते हैं, जैसे थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और कुछ मरुस्थल ठंडे एवं चट्टानी होते हैं, जैसे गोबी मरुस्थल, लेह लद्दाख मरुस्थल। बच्चों, थार मरुस्थल का नाम सिंध प्रदेश में थार पारकर नामक जिले के नाम पर पड़ा है। थार का अर्थ है मरुस्थल और पारकर का अर्थ है दूसरी ओर। बच्चों, यह तो आप जान ही गए होंगे कि मरुस्थल का अधिकतर भाग राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन ऐसा क्यों है वो सुनो। जब मानसून पवनों के मार्ग में कोई पहाड़ या पर्वत आ जाता है, तो पवनें आगे ना जाकर पहाड़ों के साथ ऊपर उठती जाती है और ठंडी होकर वर्षा करती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है। इस कारण यह वर्षा करने में मदद नहीं कर पाता और वर्षा की कमी के कारण यह मरुस्थल बन गया है। बच्चों, वे पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है, उसे मानसूनी पवनें कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की कमी व रेत होने के कारण यहाँ की जलवायु में बहुत विभिन्नता देखी जाती है। दिन में सूर्य की गर्मी के कारण रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। थार मरुस्थल के कुछ क्षेत्रों में खूब रेत है और कुछ पथरीले हैं। यहाँ रेत तेज हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। इससे इन टीलों की स्थिति बदलती रहती है। गर्मियों में यहाँ लू चलती है। लू तेज गति से चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं। यह दोपहर से शाम और कभी कभी और भी देर तक चलती रहती है। अगर हम यहाँ पर वनस्पति की बात करें, तो मरुस्थल में पानी की कमी के कारण घने जंगल नहीं उग सकते। कहीं कहीं झाड़ियाँ और कंटीले पेड़ व घास उगते हैं। कंटीले पेड़ जैसे कीकर, कैक्टस के पेड़, बबूल तथा खजूर यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। बारिश के मौसम में यहाँ छोटी छोटी घासें उग जाती है। बंजर भूमि या रेगिस्तान में पाए जाने वाले वो स्थान जहाँ पानी मिलता है, उन्हें मरुधान कहते हैं। इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। मरुधानों के आसपास लोग पानी व उपजाऊ भूमि के कारण निवास करते हैं। यहाँ अधिकतर वही पेड़ पौधे मिलते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, रेगिस्तान में थोड़ी बारिश से घास उग जाती है, इसीलिए यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट व कई किस्म के बैल पाले जाते हैं। भेड़, बकरी व गाय को चराने वाले लोगों को गडरिया कहा जाता है। भेड़ों से गडरियों को पीने के लिए दूध और खेतों के लिए खाद के अलावा ऊन भी मिलती है। अक्टूबर के बाद गडरिया अपना डेरा ऊँटों पर लादकर चारे की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते हैं और ये लोग हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है, थार की घुमक्कड़ जातियों में एक कालबेलिया जाति है। उसके अधिकतर पुरुष सांप का तमाशा दिखाते हैं। वहाँ की अधिकतर महिलाएं काले रंग का घाघरा कुर्ती पहनती है। उन पर चमकीले सितारे गोटे टंके होते हैं। वे जिस तरह बीन की धुन पर नाचती हैं, ऐसा लगता है मानो नाग लहरा रहा हो। बच्चों, ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है, क्योंकि ऊँट रेत के मैदानों में दूसरे जानवरों की तुलना में आसानी से चल सकता है। ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बगैर भी रह सकता है। रेगिस्तान में ऊँट ही यातायात का मुख्य साधन है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसका उपयोग हल चलाने व गाड़ी खींचने के लिए भी किया जाता है। ऊँट की ऊन से रंग बिरंगे पट्टू यानी कि कंबल बनाए जाते हैं।
ऊँटनी का दूध पिया जाता है। थार मरुस्थल में बारिश के मौसम में खेती की जाती है, इसलिए यहाँ अधिकतर फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मोट नाम की दाल व तिल आदि मुख्य है। इन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। कम पानी में ये फसलें आसानी से उग जाती है। राजस्थानी खाने में बाजरे का मुख्य स्थान है। यहाँ की दाल बाटी, बाजरे की रोटी व खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है। पेड़ों व झाड़ियों में लगने वाले फलों को सुखाकर साल भर खाया जाता है। अब धीरे धीरे सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण साल में 2 या 3 फसलें बोई जाती है तथा गेहूं व सरसों भी उगाया जाने लगा है। बच्चों, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि खेती करने के लिए उन्हें पानी कहाँ से मिलता है। पानी के लिए यहाँ कुएं हैं। इनमें पानी काफ़ी गहराई में मिलता है। कई जगहों पर पानी खारा होता है। जहाँ जहाँ मीठे पानी का कुआं होता है, वहाँ लोग दूर दूर से आकर पानी भरते हैं। महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर पर एक साथ कई घड़े रखकर उन्हें अपने घरेलू कार्यों के लिए पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। उनका काफ़ी समय इसी में निकल जाता है। रेगिस्तान के लोग पानी की एक एक बूंद को इस्तेमाल करते हैं। बरसात में बरसने वाले पानी को वे व्यर्थ नहीं जाने देते। वे अपने घर के आंगन में ज़मीन के नीचे पक्की टंकी बनाकर उसमें बरसात का पानी जमा करते हैं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा साल भर खर्च करते हैं। गांव की निचली ज़मीन पर तालाब बनाकर भी पानी इकट्ठा करते हैं, जिससे जानवर पानी पीते हैं। राजस्थान में पारंपरिक तौर पर क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं। एक जिसमें पालर पानी मिलता है, जो वर्षा से मिलने वाला जल है। दूसरा जहां वाकर पानी मिलता है, जो ज़मीन से मिलने वाला जल है। दोनों में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। बच्चों, राजस्थान में शुरू से ही पानी सुंदर चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पानी पीने का बर्तन, कुओं के चबूतरे, पानी जमा करने की होदी और उनके ढक्कन, सबकी खूब सजावट की जाती है। थार के समाज ने पानी की हर बूंद का सदुपयोग किया है, इसलिए वहाँ पानी के सही इस्तेमाल के बारे में आम जीवन में कहानियाँ, कहावतें व मुहावरे मिलते हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ एक कहावत है, घर में साधारण मेहमान आए तो मलाईदार दूध दो और विशेष मेहमान आए तो उसे 1 गिलास पानी दो। अगर मेहमान इससे ज़्यादा पानी मांगे तो दूसरा गिलास दूध का दो। यानी पानी दूध से ज़्यादा कीमती है। लोक व्यवहार भी ऐसा है कि पानी की हर बूंद का उपयोग किया जाए। जैसलमेर में आज भी लोग लकड़ी की चौकी पर बैठकर नहाते हैं। उनके नीचे एक बर्तन रहता है। नहाने से गिरा पानी उसमें जमा होता है, जो जानवरों के काम आ जाता है। 1980 के दशक में राजस्थान नहर बनने से यहाँ के लोगों को पीने व सिंचाई के लिए जल आसानी से उपलब्ध होने लगा है। बच्चों, आप मानचित्र में इस नहर की स्थिति तो देख ही रहे हो। यह नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है। इसे अब इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। इसी नहर द्वारा सिंचाई की सुविधा मिलने के कारण राजस्थान में गेहूं की फसल भी उगाई जाने लगी है। यहाँ साल में 1 नहीं 2 बार फसल उगाई जाती है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें सही ऑप्शन पर राइट लगाना है। पहला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेकंड है, थार मरुस्थल का मुख्य पशु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऊंट। थर्ड है, राजस्थान नहर भारत के किस राज्य से निकलती है? उत्तर होगा पंजाब। बच्चों, अब हम करेंगे इसके खालिस्तान। पहला खालिस्तान है, थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के डैश में स्थित है, यानी पश्चिम में स्थित है। सेकंड है, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में डैश बांध से निकलती है, तो वो पंजाब में हरी के बांध से निकलती है। थर्ड है, दोपहर के समय तेज गति से चलने वाली गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। फोर्थ है, राजस्थानी खाने में बाजरे की रोटी का मुख्य स्थान है। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को।
रेगिस्तान की वनस्पति है कैक्टस, कीकर व बबूल। राजस्थान नहर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में स्थित पहाड़ियां हैं अरावली। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है मरुस्थल किसे कहते हैं? उत्तर है मरुस्थल ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा व वनस्पति दोनों ही बहुत कम होती है। कुछ मरुस्थल गर्म एवं रेतीले होते हैं जैसे थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और कुछ मरुस्थल ठंडे एवं चट्टानी होते हैं जैसे गोबी मरुस्थल, लेह लद्दाख मरुस्थल। सेकंड प्रश्न है मानसूनी पवनों की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है मानसूनी पवनें वे पवनें होती है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। और सेकंड विशेषता होगी यह पहाड़ों के साथ ऊपर उठती जाती है और ठंडी होकर वर्षा करती है। थर्ड प्रश्न होगा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? उत्तर है ऊंट रेत के मैदानों में दूसरे जानवरों की तुलना में आसानी से चल सकता है। ऊंट कई दिनों तक पानी पिए बगैर भी रह सकता है। रेगिस्तान में ऊंट ही यातायात का मुख्य साधन है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। लास्ट प्रश्न है रेगिस्तान में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों के नाम लिखो। उत्तर है रेगिस्तान में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें हैं बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली और मोट नाम की दाल और तिल। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 4 का पार्ट 5 थार भारत का मरुस्थल। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहें।